हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के को होने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज का हमारा यह वीडियो सेट 1 है। आज के हमारे इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं आपके होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आप लोग आज के हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है मनुष्य, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है सूर्यताप या चौथा ऑप्शन है लौह अयस्क। तो इनमें से जो मनुष्य है वह जैव संसाधन का एक उदाहरण है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। पहला ऑप्शन है अमीर के हिसाब से, दूसरा ऑप्शन है गरीब के हिसाब से, तीसरा ऑप्शन है सरकार के हिसाब से या चौथा ऑप्शन है न्याय संगत। तो मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है। पहला ऑप्शन है सामान्य जातियां, दूसरा ऑप्शन है दुर्लभ जातियां, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय जातियां या चौथा ऑप्शन है लुप्त जातियां। तो निकोबारी कबूतर एक स्थानीय जाति श्रेणी में आती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है महानदी हीराकुंड परियोजना, दूसरा ऑप्शन है टाका भूमिगत जल टैंक, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश फौज खास या चौथा ऑप्शन है गंगा भांगड़ा नंगल परियोजना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, गंगा भांगड़ा नंगल परियोजना यह सम्मिलित नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। पहला ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा ऑप्शन है शीत ऋतु, तीसरा ऑप्शन है वर्षा ऋतु या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो रबी फसल को हम लोग शीत ऋतु में बोते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है जीवन निर्वाह कृषि, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक कृषि, तीसरा ऑप्शन है रोपण कृषि या चौथा ऑप्शन है झूम कृषि। तो चाय एक रोपण कृषि का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि झारखंड के गुहा और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। पहला ऑप्शन है लौह अयस्क, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है तांबा या चौथा ऑप्शन है अभ्रक। तो झारखंड के गुहा और नवाडी लौह अयस्क के लिए सुप्रसिद्ध है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 लौह अयस्क। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा ऑप्शन है कच्चा तेल, तीसरा ऑप्शन पेट्रोल उत्पाद या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो पानी है, कच्चा तेल है और पेट्रोलियम उत्पाद है, इन सभी का परिवहन पाइपलाइन के द्वारा होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। पहला ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 7वीं अनुसूची या चौथा ऑप्शन है 6वीं अनुसूची। तो भारत देश के 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा ऑप्शन है 1/4, तीसरा ऑप्शन है 2/3 या चौथा ऑप्शन है 3/4। तो स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1/3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। पहला ऑप्शन है 1968 से 1974, दूसरा ऑप्शन है 1954 से 1968, तीसरा ऑप्शन है 1974 से 1980 या चौथा ऑप्शन है 1980 से 1988। तो अमेरिका में
नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 के बीच हुई थी? इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन है 4%, तीसरा ऑप्शन है 14% या चौथा ऑप्शन है 5% से कम। तो भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से कम है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस या चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो इनमें से जो अमेरिका है वहाँ द्विदलीय व्यवस्था है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? पहला ऑप्शन है 2006, दूसरा ऑप्शन है 2008, तीसरा ऑप्शन है 2004 या चौथा ऑप्शन है 2005। तो नेपाल में राजतंत्र को 2008 में समाप्त कर दिया गया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? पहला ऑप्शन है फेंडेकोर, दूसरा ऑप्शन है नापाम, तीसरा ऑप्शन है बैमसेप या चौथा ऑप्शन है कांग्रेस। तो बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन फेंडेकोर संगठन ने किया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, दूसरा ऑप्शन है उत्तम परिवहन व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता या चौथा ऑप्शन है उच्च प्रति व्यक्ति आय। तो केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक प्रमुख कारण शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? पहला ऑप्शन है कृषि मजदूर, दूसरा ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी, तीसरा ऑप्शन है लघु उद्योग के श्रमिक या चौथा ऑप्शन है कबाड़ी वाला। तो इनमें से जो बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी हैं उन्हें संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, तीसरा ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो हम लोगों को यह देखना है कि इनमें से कौन सही है। पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है 1 तथा 2, तीसरा ऑप्शन है 2 तथा 3 या चौथा ऑप्शन है 1, 2 तथा 3। तो इनमें से तीनों कथन सत्य हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी जारी करती है? पहला ऑप्शन है भारत के वित्त मंत्री इन्हें जारी करती है, दूसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है या तीसरा ऑप्शन है देश के सभी बैंक करेंसी नोट जारी करती है और चौथा ऑप्शन है विश्व बैंक करेंसी नोट जारी करती है। तो भारत में करेंसी जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ी। दूसरा ऑप्शन है श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। तीसरा ऑप्शन है राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। या चौथा ऑप्शन है श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है।
तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वह ज़्यादा ब्याज दे रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार यानी आरटीआई नामक कानून कब लागू किया था? पहला ऑप्शन है अक्टूबर 2005, दूसरा ऑप्शन है अगस्त 2006, तीसरा ऑप्शन है जनवरी 2005 या चौथा ऑप्शन है नवंबर 2007। तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून अक्टूबर 2005 को लागू की थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2005। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है वैश्वीकरण, दूसरा ऑप्शन है निजीकरण, तीसरा ऑप्शन है उदारीकरण या चौथा ऑप्शन है राष्ट्रवाद। तो सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्नेस्ट रेनेन किस देश के दार्शनिक थे? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन फ्रांसीसी, तीसरा ऑप्शन है अमेरिकी या चौथा ऑप्शन है भारतीय। तो अर्नेस्ट रेनेन फ्रांस देश का एक दार्शनिक था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, फ्रांसीसी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1790, दूसरा ऑप्शन है 1857, तीसरा ऑप्शन है 1757 या चौथा ऑप्शन है 1957। तो फ्रांसीसी क्रांति 1790 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि यंग इटली भूमिगत संगठन के स्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है हिटलर, दूसरा ऑप्शन है नेपोलियन, तीसरा ऑप्शन है जोसेफ मेस्सिनी या चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक जोसेफी मेस्सिनी थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? पहला ऑप्शन है जनवरी 1915, दूसरा ऑप्शन है अगस्त 1921, तीसरा ऑप्शन है मार्च 1930 या चौथा ऑप्शन है जनवरी 1950। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1905 को भारत लौटे थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनः व्यक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके माध्य हुई थी? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो पुनः व्यक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, महात्मा गांधी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन फैल या चौथा ऑप्शन है जापान। तो 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी जो जंतुओं में फैल रही थी वह अफ्रीका में बहुत तेज गति से फैली थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अफ्रीका। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? पहला ऑप्शन है तुर्की, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, तीसरा ऑप्शन ब्रिटेन या चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो इनमें से मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन देश शामिल था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है केपलर, तीसरा ऑप्शन है जेम्स हारग्रीव्स या चौथा ऑप्शन है राफेल। तो स्पिनिंग जेनी मशीन जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा बनाई गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और यदि ऐसे ही बाकी सेटों को भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप लोग बाकी सेट के वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।